हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 25। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एडम की रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये आपकी डीडी यूनिवर्सिटी 2019 और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। विलियम एडम्स को 1835 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, एडम्स को 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा नियुक्त किया गया था। बेंटिक ने एडम को 1000 रुपये प्रति मास पर बंगाल व बिहार तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए विशेष कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया। तो दोस्तों, इसको किस पद पर नियुक्त किया गया? कमिश्नर के पद पर। और इसका कार्य क्या था? जो भी उस समय बिहार और बंगाल में और उससे संबंधित क्षेत्रों में जो भी प्रचलित शिक्षा व्यवस्था थी उसका सर्वेक्षण करने के लिए ही इसे कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। एडम ने 1835 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार के क्षेत्रों में संचालित हो रही शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, जब इसकी नियुक्ति हुई तो इसने अपना सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया और उसने लगातार 3 वर्षों तक समस्त शैक्षिक गतिविधियों पर नजर रखी तथा समस्त जांच के आधार पर इन 3 वर्षों में उसने 3 प्रतिवेदन 1835, 1836 और 1838 में क्रमशः प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, उसने इस तरह से हर साल के लिए इसने एक शैक्षिक प्रतिवेदन तैयार किए और उसको रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट एडम ने लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष उपयुक्त 3 प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उसने अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की? लॉर्ड ऑकलैंड के अनुसार। तो एडम्स ने दोनों प्रांतों के सीमित क्षेत्र में शैक्षिक स्थिति का सर्वेक्षण और अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकाले और उनके आधार पर जो सुधार और संस्तुतियां प्रस्तुत की, उनके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो दोस्तों, उसने जो भी उस समय के लिए शिक्षा में जो सुधार थे उसके लिए जो भी सुझाव थे उसने इस तरह से प्रस्तुत किए। नंबर 1 क्या था? भारत में शैक्षिक विकास के लिए जो कार्य किए जाएं, जो योजनाएं बनाई जाएं, वे भारत के शैक्षिक परंपराओं के अनुकूल होनी चाहिए, देसी विद्यालयों पर आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इसने अपनी पहली बिंदु क्या रखा? इसमें जो भी संस्तुतियां इसने प्रस्तुत, इसमें पहला बिंदु इसने रखा कि भारत में जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसके शैक्षिक विकास के लिए देसी विद्यालयों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि देसी विद्यालय चाहे वे पाठशालाएं हों या मकतब या मदरसे, वे भारत के पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के मेरुदंड हैं। दोस्त, यहाँ पर उसके कहने का तात्पर्य ये था कि भारत में जो भी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था रही है उसी को आधार बनाकर ही शिक्षा को आगे ले जाना है, क्योंकि ये आधार ही शिक्षा का मेरुदंड है। उन्हीं पर आधारित भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को अपनी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरह से कूटनीति की बात हो रही है कि किस तरह से अगर आपको अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है तो उन्हीं को आधार बनाना है जो वो पहले से जिस पर विश्वास करते हैं। चूँकि भारतीय अपनी शिक्षा प्रणाली पर विश्वास करते हैं तो उनकी शिक्षा प्रणाली को ही, उनके शिक्षा प्रणाली का जो मेरुदंड है उसी को ही आधार बनाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 2 हम देखें, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए भारतीय भाषा, साहित्य और ज्ञान, यहाँ पर हम देखें, विज्ञान का अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए भारतीय भाषा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन अध्यापन किया जाना चाहिए। तो एक तरह से भारत के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान विज्ञान का अध्ययन और अध्यापन भी करना चाहिए। नंबर 3 हम देखें, इन विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था में सुधार परिष्कार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाएं।
तो दोस्तों शैक्षिक व्यवस्था में सुधार और परिष्कार के लिए क्या किया जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और साथ ही नॉर्मल स्कूल भी खोले जाएं। इन विद्यालयों को सरकारी और गैर सरकारी सहायता तथा अनुदान दिया जाना चाहिए। तो जो भी भारतीय विद्यालय या भारतीय, एक तरह से हम कह सकते हैं जो भी भारतीय शिक्षा प्रणाली रही है, उनको सरकारी और गैर सरकारी, यानी कि जो गैर सरकारी का मतलब यहाँ पे बड़े बड़े जो भी उच्च वर्ग के लोग रहे उस समय जो शिक्षा के लिए दान किया करते थे, तो इस तरह के लोगों का सहयोग लेना चाहिए। नंबर 5 हम देखें, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके लिए ग्रामीण विद्यालयों को कृषि योग्य भूमि दी जानी चाहिए। इसके साथ इससे जहाँ एक और छात्रों को कृषि शिक्षा का ज्ञान होगा, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों को कुछ आर्थिक सहायता भी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही एक तरह से विद्यालयों के लिए बहुत ही अच्छी बात कही इसने कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो बालक को जहाँ तक कृषि के बारे में नॉलेज होने के लिए विद्यालयों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और उस भूमि का छात्रों को कृषि ज्ञान के लिए उपयोग करना चाहिए, जिससे कि विद्यालयों को कुछ आर्थिक मदद भी हो जाएगी और साथ ही जो छात्र उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें कृषि के ज्ञान के विषय में भी पता चलेगा। नंबर 6 हम देखें, विद्यालयों के लिए आधुनिक पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय पाश्चात्य विद्वानों का सहयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आधुनिक पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाना चाहिए, जिसमें एक तरह से आधुनिक चीज़ें यानी कि नवीनता भी होनी चाहिए और साथ ही जो प्राचीन परंपरा के आधार पर जो पाठ्यक्रम थे उसको भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे जो बालक हैं वो नवीन और पुरातन चीज़ों से संबंध स्थापित कर पाएंगे। इसके लिए भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वानों का सहयोग लेना चाहिए। प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए जो शिक्षकों के निरीक्षण की या निर्देशन का कार्य करे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक जिले के लिए एक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए जो प्रत्येक विद्यालय में निर्देशन और निरीक्षण का कार्य करे। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्देशन से जो भी चीज़ें वहाँ पर एक तरह से सुविधा जो नहीं होगी उसको, या जो भी चीज़ें नहीं अच्छे ढंग से बताई जा रही होंगी उसको निर्देशन के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा वो अच्छे ढंग से कराया जा सकेगा। नंबर 8 हम देखें, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाए। छात्रों के चारित्रिक विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। तो छात्रों के चारित्रिक विकास के लिए शिक्षकों के माध्यम से छात्रों का चारित्रिक विकास होना चाहिए। और नंबर 10 हम देखें, छात्रों की परीक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में एडम्स जन शिक्षा का पक्षधर था। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पहले हम देखे थे आपके मैकाले, जिसने निस्संदन का सिद्धांत दिया और उसमें उसने उच्च वर्ग को शिक्षित करने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो एडम्स ने, जो कि भारतीय शिक्षा का पक्षधर है बल्कि जन शिक्षा का पक्षधर है, हालांकि उसने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की वह भारतीयों के लिए उपयुक्त होते हुए अधूरी थी, क्योंकि इस योजना में ना ही भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट थे और ना ही पाठ्यक्रम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि अनुदान देने वाले व्यक्तियों के विषय में सुनिश्चित नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर एडम्स ने जो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें जो शिक्षा का उद्देश्य था, जो भी एक तरह से उसने ये तो बताया कि अनुदान विद्यालय को भूमि अनुदान के रूप में होनी चाहिए, लेकिन कौन से लोग अनुदान करेंगे इसका भी इसने क्लियर कुछ भी नहीं बताया। और साथ ही कुछ चीज़ें जो कि स्पष्ट रूप से इसने नहीं बताई, जिसकी वजह से ये एक तरह से भारतीयों के पक्ष में होते हुए भी ये योजना अधूरी रही। किंतु फिर भी इस योजना में निस्संदन सिद्धांत का विरोध किया तथा भारतीयों को भारतीय आधार की भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें निस्संदन सिद्धांत के विषय में बताया गया था कि केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षित करना, क्योंकि सारे लोगों के लिए शिक्षा का व्यय जो होगा वो बहुत अधिक होगा, तो केवल उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, उच्च वर्ग से शिक्षा छन के निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर इसने इन सारी चीज़ों का विरोध किया। इसने कहा कि जन शिक्षा
होनी चाहिए और साथ ही जन शिक्षा का जो माध्यम है वो भारतीय भाषाएं, भारतीय साहित्य होने चाहिए। तो इसने एक तरह से भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो या अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और साथ ही अपने कमेंट और सुझाव हमें ज़रूर लिखिए, जिससे एक तरह से आपके कमेंट के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें ये पता चलता है कि हम अपनी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम कितना निपुण हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम कहाँ तक सफल है। ये सारी चीज़ें तो आप एक बार कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए, हमेशा अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।